एक तो मैं देख रहा था कि मोदी जी ने अभी जो है लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि मैं जीएसटी को जो है ठीक करूँगा। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पिछले एक महीने से तो राजस्थान के अंदर तो जिस प्रकार से माहौल तैयार किया जा रहा है, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा में भी, कि पता नहीं जीएसटी के अंदर कितना बड़ा फ़ायदा जनता को देने जा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी का भी राष्ट्र के नाम संदेश आया और उन्होंने भी जीएसटी के अंदर बहुत बड़ी राहत देने की बात की। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये पहले जो जीएसटी के रेट ज़्यादा थे लगाए किसने थे? आप जिस प्रकार से अपनी वाहवाही कर रहे हो वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस ने जीएसटी लगाई और आपने हटा दी हो। आज आप 8 साल तक जनता को लूटने के बाद में, जनता की जेब पे डाका डालने के बाद में, गरीबों को आज जिस प्रकार से राहत देने की बात कर रहे हो, उन्हीं गरीबों को इतने साल तक लूटने के बाद में आज आप जीएसटी कम कर रहे हो और कह रहे हो कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ी राहत दे दी। जबकि आप देखेंगे तो कितना हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए जनता का जीएसटी के रूप में नाजायज आपने उनसे वसूल किया और आज छूट देने के नाम पे झूठी वाहवाही आप लोग लेना चाहते हो। आपको तो जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, जो 8 साल तक हमने जीएसटी आपसे गलत वसूली थी। आज हमको अकल आ गई है, आज नवरात्रे शुरू हुए हैं, माता रानी ने हमको अकल दे दी कि आज हमने वो जीएसटी वापस कर दी है और जनता पर ये लोड नहीं रहेगा। ये बात मैं सबसे पहले बीजेपी वालों से कहना चाहूँगा और मोदी जी से कहना चाहूँगा। राहुल गांधी जी ने तो पहले दिन कहा था कि ये जीएसटी की जो स्लैब आपकी है ये सही नहीं है, तर्क संगत नहीं है, न्याय संगत नहीं है। तो उनकी बात आज आपने मानी है, पहले ही मान लेते तो देश के अंदर इतना जनता पे बोझ नहीं डलता। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी कहते थे ट्रम्प माय फ्रेंड और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। अब क्या हुआ? क्योंकि मैं अभी पिछले महीने ही अमेरिका गया था, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लेवल की, उसके अंदर सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। मैंने अमेरिका को काफ़ी नज़दीक से देखा। आज जिन लोगों से मैं वहाँ पे मिला था, आज मेरी उनसे वापस बात हुई, वो लोग घबराए हुए हैं। जो $1,000 की फ़ीस थी, अब वो $1,00,000 की फ़ीस HB1 जो वीज़ा है उस पर लगा दी गई है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उन कंपनियों को जो भारतीयों को अपने यहाँ पे नौकरी पे रखना चाहते हैं, उनको 88 लाख रुपए की फ़ीस पहले भरनी पड़ेगी और सैलरी तो अलग है। तो इसका मोटा मोटी असर आप समझ सकते हो कि किसी को अमेरिका में नहीं बुलाना हो तो उनके लिए ये एक प्रकार का राइडर लगा दिया है कि नए नोमन तेल होगा और नए राधा नाचेगी। नए कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉई 88 लाख रुपए की फ़ीस जमा करेगा और नहीं अमेरिका के अंदर जाके वो काम कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अमेरिका जिस प्रकार से तानाशाही कर रहा है। इससे पहले ट्रम्प टैरिफ उन्होंने लगा दी, उससे पहले वो कह रहे हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन पे मोदी जी को जवाब तो देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से सच्चाई बतानी चाहिए कि आज देश के हालात क्या हो रहे हैं, क्या हमारी विदेश नीति है। जहाँ पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, एक भी देश हमारे साथ आके नहीं खड़ा हुआ। जो चीन हमारी धरती पे आके हमारे सैनिकों को मार के हमारी ज़मीन पे कब्जा किए बैठा है, आज उसके साथ हम जा रहे हैं। एक बार तो बाइकाट चाइना कर रहे थे, चाइना का सामान नहीं आना चाहिए, चाइना ये है, चाइना वो है, अब चाइना जाके बात कर रहे हैं। तो क्या आपकी विदेश नीति है, किस प्रकार की सरकार की सोच है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बताएं तो सही। और अभी तक कोई बयान नहीं आया, न विदेश मंत्री का है, न प्रधानमंत्री जी का है कि अमेरिका किस प्रकार से टैरिफ लगा रहा है, उस पर सरकार क्या करेगी। इसमें राज्य सरकार क्या करेगी जीएसटी में? राज्य सरकार ने तो विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव पेश कर दिया है कि भारत सरकार ने जो जीएसटी लागू की है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने भी विधानसभा के अंदर बिल ले आए। तो विपक्ष विरोध करेगा इसका?
विरोध नहीं कर रहे, हम तो कह रहे ये लोग माफी मांगे। हमने तो पहले ही कह दिया था, राहुल गांधी जी ने तो 2017 के अंदर कह दिया था। आपकी प्रेस वार्ता का आप जो बात कर रहे हो कि भैया आप लोगों ने जीएसटी तो कम की, लेकिन रेट किस पे कम हुई? पार्ले जी ने रेट कम नहीं की, पार्ले जी ने 2 बिस्कुट बढ़ा दिए खुद के पैकेट के अंदर। आप समझ रहे हैं? कोई भी व्यापारी दुनिया में रेट कम नहीं करता। जीएसटी कम होने का फायदा आम आदमी को नहीं मिलेगा। जो तेल जिस भाव है उसी भाव रहता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये बात भी सही है कि जो जीएसटी कम होने का जो लाभ है वो भी जनता को नहीं मिल पाएगा। इसकी भी सरकार जो है मॉनिटरिंग करे कि जिस रेशो के अंदर जीएसटी कम की है उस रेशो के अंदर रेट भी कम होने चाहिए। आज मैं देख रहा था सरकारी की जो सरस है उसके तो रेट कम हो गए, लेकिन प्राइवेट किसी का भी कोई मैसेज नहीं है कि उन लोगों ने कितने रेट कम किए हैं, तो उसका फ़ायदा भी वही लेके जाएंगे। तो आम जनता पे तो डबल मार हो रही है। तो ये सब जो है जीएसटी जिस प्रकार से ये लोग लेके आए थे, जीएसटी एक ऐसा कानून बना हिंदुस्तान के अंदर जिसमें ज़्यादा नहीं तो 1000 से ज़्यादा चेंजेज हो चुके होंगे अब तक। हर जीएसटी की मीटिंग में अब की बार इसका ये रेट है, अब की इसका ये रेट है, ये सब ये लोग तय करते रहे। और यहाँ पे तो सरकार की हालत ही ऐसी है कि बस पूछो मत। आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हुई है, खुद मुख्यमंत्री जी के ज़िले के अंदर पुलिस पीट रही है। यहाँ कल खाटू श्याम जी के अंदर हरियाणा की पुलिस को जिस प्रकार से पीटा गया है, उससे पहले भी लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से वाक़ये आ रहे हैं कि पुलिस का इकबाल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पूरा जो तंत्र है वो करप्शन के अंदर जकड़ा जा चुका है। माफिया हावी हो गए हैं, खनन माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, ब्याज माफिया, इन सब लोगों ने पूरा जो है सिस्टम वो टेक ओवर कर लिया है। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है, वो तो उड़न खटोला सरकार है, लिया हेलीकॉप्टर और चल दिए दिल्ली। इसके अलावा कोई काम नहीं है। प्रदेश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रोज़ाना बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है, आम पब्लिक जो है लगातार परेशान है, उसके साथ रोज़ाना ठगी हो रही है, अपहरण हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हालात राजस्थान के अंदर बन गए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को जो है तुरंत किसी को फुल फ्लैश होम मिनिस्टर बना देना चाहिए। ज़्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो चुकी है। कल नौगावा के अंदर भी कुछ भूमाफिया थे, वो आए थे और मंदिर की दीवार को तोड़ दिया गया। और देखिए, नौगावा के अलवर के अंदर जिस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन इन भूमाफियाओं को संरक्षण देने में लगा हुआ है, जगह जगह अवैध कॉलोनियाँ बन रही हैं, और जो माफिया हैं वो चाहे नौगावा की बात करें, चाहे अलवर की बात करें, या आसपास के अन्य इलाकों की बात करें, लोगों की ज़मीनों पे जबरन कब्जे करना, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करना, मंदिरों की ज़मीनों पे कब्जा करना, ये आम बात हो गई है। हालात जो है सामान्य नहीं कह सकते हम। और प्रशासन पे यहाँ के हमारे राजनेताओं का कोई कंट्रोल नहीं है। पता नहीं सरकारी के जो 2-2 मंत्री होने के बावजूद भी अलवर के अंदर इस प्रकार के हालात क्यों बन रहे हैं, क्यों मॉनिटरिंग नहीं होती, क्यों इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। लगातार जो है मंत्री जी यहाँ आते हैं और मैं समझता हूँ खुद को चमकाने में और मोदी जी को चमकाने के अलावा कोई मतलब नहीं है। कहीं जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सांसद अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के दुख तकलीफ़ उनके बारे में मैं समझता हूँ इन लोगों के पास समय नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। सरस डेयरी के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, सरस डेयरी के जिस प्रकार से चुनाव किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, जब यहाँ पे क्योंकि कांग्रेस समर्थित चेयरमैन थे और वो अच्छा काम कर रहे थे, लाखों लीटर उन्होंने दूध को पकड़ा था, वो बात इस सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सहन नहीं हुई, उनको हटाया गया। और अब तो मेरे को जो ऐसी सूचना मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री जी अपने पीए को जो है वहाँ पे चेयरमैन बनाना चाहते हैं, किसी संघ का उन्होंने उनको अध्यक्ष भी बनाया गया, ऐसी खबर मेरे पास उड़ती हुई सी आई है। वो तो अभी अगली डेट पे सब पता चल जाएगा। और यही कारण है कि राजस्थान में और भी जगह जो है पद खाली हैं, लेकिन राजस्थान में उन सबको छोड़ के अलवर को ही तुरंत चुनाव कराने का ऐसा क्या कारण है? क्योंकि सभी डेयरी के चुनाव एक साथ होने चाहिए। और फिर जिस दिन डेयरी का चुनाव था उस दिन ये लोग
इस चक्कर में थे कि कोई दूसरा फार्म नहीं भरे, और जब दूसरे लोग फार्म भरने पहुंच गए तो इन लोगों ने इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद में अचानक लेट पहुंचे। उसके बाद कोशिश की कि टाइम निकलने के बाद में हमारे फार्म भरे जाएं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा मना करने के बाद में चुनाव को निरस्त किया गया, और अब भी तुरंत जो है दूसरी तारीख घोषित कर दी। तो ऐसी क्या जल्दी है? अभी तक तो भरतपुर का उपचुनाव तो करा नहीं पाए हैं जिला प्रमुख जी का, वहाँ 2.25 साल हो गई, वो तो नहीं करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जहाँ इनको फ़ायदा लगता है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर नगर पालिका, नगर निकाय, पंचायती राज सारे चुनाव 5-5 साल से ऊपर हो चुके हैं। हाई कोर्ट की फटकार रोज़ाना लग रही है, वो चुनाव नहीं कराएंगे, ये कराएंगे क्योंकि यहाँ केंद्रीय मंत्री जी का इंटरेस्ट है। इस तरह डेयरी में फ़ायदा क्या है? आपने फ़ायदे का नाम लिया। फ़ायदे हैं, अभी यहाँ पे सैकड़ों करोड़ की मशीनें लगाई जाने का प्लान बताया गया है, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। तो वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्या प्लानिंग पूरी है। तो ये अभी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इनका नगर परिषद का, नगर निगम का खुला है, जहाँ जेसीबी, मैंने भी उसके अंदर लेटर लिखा था कि और राज्यों के अंदर वही जेसीबी कम रेट में खरीदी जा रही है और हमारे यहाँ पे ज़्यादा रेट में खरीदी जा रही है। मैं चाहूँगा कि उस पर मंत्री जी जवाब दें, कभी तो बोलें, 2 शब्द भी नहीं बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। उनको बोलना चाहिए, उनकी नाक के नीचे इस प्रकार का काम हो रहा है तो मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो, सस्पेंड होने चाहिए वो लोग। कांग्रेस से नामांकन क्यों नहीं भरा गया? कांग्रेस से नामांकन क्योंकि हमारे लोगों को आपकी और मंत्री जी की मिली भगत है, क्यों नहीं भरा? भरने दी इतना हल्का मत लो। टीकाराम जूली को ये जरूरत नहीं है कि वो बीजेपी वालों से मिली भगत करे। नगर निगम परिसीमन हुआ है सर, फिर क्यों नहीं भरा गया सर? बताओ तो सही। सवाल तो फिर भी वही है सर, कांग्रेस के सर जवाब नहीं। देखिए, हमारे लोग अगर पहले फार्म भर देते तो ये लोग उनको टॉर्चर करते और चुनाव को फिर अटकाते ये लोग, तो हमारे लोग वहीं पे मौजूद रहे कि ये लोग आएंगे तभी हम भरेंगे, इसलिए हम लोगों ने नहीं भरे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी साजिश के तहत ये सारा काम किया जा रहा है डेयरी का। जैसे आपने देखा होगा ना कि भाई हमारे चुने हुए जो जनप्रतिनिधि थे उनसे इस्तीफे दिलवाए गए। कोई चुना हुआ इस्तीफा देता है क्या? ये तो जिस प्रकार से कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में इन्होंने एमएलए से इस्तीफे दिलवाए, इसी तर्ज पे यहाँ पे मंडी के जो डायरेक्टर थे, डेयरी के जो डायरेक्टर थे, उनसे इस्तीफे दिलवा दिए और फिर उसको डेयरी को भंग की, और उसी आधार पे अब तुरंत जो है जो नामांकन जो जिस प्रकार से कराया गया है, अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है कि जो वोटर लिस्ट जारी हुई है वो किस तरीके से ये इन्होंने जारी की है, और पहले चुनाव होते थे अब उसी तर्ज पे कर रहे हैं कि उसको चेंज कर रहे हैं। बहुत से सवाल हैं इसके अंदर कि आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से जो कराने लग रहे हो, ये मामला हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। अगर ये सही तरीके से नहीं करेंगे तो आगे हम कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर अभी भी लोग पचा नहीं पा रहे हैं अपने आप में कि इन्होंने नामांकन कांग्रेस में भरा क्यों नहीं, अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा है। चलो बीजेपी वाले तो लेट आए, आप नहीं, इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी के पास ज्यादा डायरेक्टर थे, इसलिए कांग्रेस नहीं गई कि उनका बोर्ड बनना तय था। नहीं, देखिए, हमारे लोग अगर पहले चले जाते तो ये कहीं ना कहीं जिन लोगों ने फार्म भरा है उनके फार्म रिजेक्ट कराते, उन पे ये लोग कार्रवाई करते, उनमें कमियां निकालते, और फिर ये फॉर्म भरने लायक नहीं बचते तो अगली बार फिर वो अगली तारीख पे अपने लोगों को फिर वो नॉमिनेशन कराते। ये तो अभी भी करा ये तो सकते हैं अभी वो भी लोग। हो जाता, मान लो बहुमत उनका था, अगर ये डेट निकलती नहीं तो अभी भी बन रहा था। कांग्रेस तो जाती तो सही, फार्म जमा नहीं गए ना, फार्म लेके हम खड़े रहे ना, फिर वही बात है, ये बहुत गहरा खेल है। तो वही ये आप ऐसे समझा दो ना। वही तो समझने के लिए बैठे हैं। एक भी फार्म नहीं गया। आप बता दो कांग्रेस का कौन गया था फार्म लेने? 4 लोग हमारे थे जिन्होंने फार्म लिए थे, 4 लोगों ने फार्म ले लिए थे और जमा नहीं कराए हैं। अगले नामांकन की डेट से पहले खेल पकड़ेंगे फिर आप? कोशिश कर रहे हैं खेल पकड़े में आ जाए। नहीं समझाओ तो सही सर हमको, हम समझने तो बैठे हैं। क्या खेल है? बता तो दिया पूरा खेल। बाद में बताएंगे। है कोई और और सवाल? क्या रहेगा? निकाय चुनाव पे परिसीमन में पूछ रहे थे अभी कुछ एक लोग। मिनट। देखिए, 5-5 साल पूरे होने के बावजूद भी ये लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं। ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। संविधान के अंदर राजीव गांधी जी के द्वारा 73वां और 74वां संशोधन करके
ये तय किया गया था कि एमपी और एमएलए के जो चुनाव हर 5 वर्ष में होते हैं, उसी प्रकार से नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव भी 5 साल में कराए जाएंगे। लगातार जो है हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है और हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे हैं। विधानसभा में मैंने ये मुद्दा बड़े स्तर पर उठाया था, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। ये एक प्रकार से तानाशाही है, लोकतंत्र का हनन ये लोग करने जा रहे हैं। अभी बताया था कि परिसीमन को लेकर क्या बोलेंगे? परिसीमन को लेकर जिस तरह नगर निगम का जो है कांग्रेस ने जो किया था, और अब जो बीजेपी की लिस्ट आई है, देखिए लगातार ये जिस प्रकार से परिसीमन कर रहे हैं, अभी भी आप देखेंगे तो अगर मैं बात करूं 3 बड़े महानगरों की, जयपुर, कोटा, जोधपुर, वहाँ कांग्रेस के समय में 2-2 नगर निगम बनाए गए थे, ताकि जो है आम जन को सहूलियत रहे, डबल अधिकारी रहें, डबल बजट आए, जनप्रतिनिधि अधिक से अधिक हों और जनता को इसका लाभ मिल सके। लेकिन उसको भी इन लोगों ने निरस्त किया है। और परिसीमन की जहाँ तक बात करूँ, खुद का फ़ायदा लेने के लिए, चाहे वो वार्ड हो और चाहे वो ग्राम पंचायतें हों, उसमें खुद का फ़ायदा इन लोगों ने देखा है। जनता की सहूलियत नहीं देखी गई है कि जनता को सहूलियत किस प्रकार से है। इस प्रकार से वार्डों का गठन ये लोग कर रहे हैं और इसी प्रकार से पंचायतों का गठन कर रहे हैं। बहुत जगह जो है प्रदेश के अंदर इसको लेकर रिट याचिकाएँ भी लगी हुई हैं, लोग कोर्ट के अंदर भी गए हैं और इसी वजह से ये इनका सारा काम भी अटका हुआ है। 700 से भी लगा रहे थे कि पिछली बार जब आपने 2-2 निगम किए, तब उन्होंने आरोप भी लगाए थे कि इनका बोर्ड नहीं बनता, इसलिए चलाकर इस तरह के 2 निगम किए गए ताकि एक जगह तो हमारा बोर्ड बने। देखिए वो सब भी ऐसा, जयपुर में एक बोर्ड आपका बना, एक बोर्ड उनका बना। देखिए ये सब कहने की बातें हैं। पूरे प्रदेश के स्तर पर आप देखोगे तो कहीं कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो कहीं बीजेपी का बनता है। तो इसमें ये कहना कि हम 2 बना दिए तो एक बन जाएगा, ऐसा तो जनता तय करती है, किसी पार्टी के नाम पे थोड़ी बनते हैं। आपने देखा कि कौन कौन सी आपत्ति खारिज की? उन्होंने 700 आपत्ति आई थी कम से कम एडीएम सिटी के पास, और आपत्तियां 23 खारिज की हैं। बहुत से लोगों में रोष है, हमारे तो सुनवाई नहीं हुई। अपने जो करना था उन्होंने अपने स्तर पे किया है। देखिए तानाशाही पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है और जो नियम है, परिसीमन के भी नियम हैं, गाइडलाइन आई हुई है कि क्या दूरी होगी, कितने वोटर होंगे, कितने प्रतिशत आप वार्ड से वोट कम कर सकते हो, कितने प्रतिशत वोट आप जोड़ सकते हो। वो सारा एक जो खाका है उसके अंदर कितनी रिलैक्सेशन है वो सारी दी हुई है, लेकिन उन गाइडलाइन का भी पालन ये लोग नहीं कर रहे हैं। सर ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से आप सक्रिय हो, लेकिन अलवर शहर में कांग्रेस पूरी तरह से निष्क्रिय है? नहीं, अलवर शहर में लगातार जो है हमारी कांग्रेस हर बूथ पे जा रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान भी चला रही है और पार्टी पूरे तरीके से सक्रिय है। नहीं, जैसे अभी मतदाता ये वार्ड पुनर्सीमन का मामला हुआ, इस मामले में कहीं दिखाई नहीं देती कांग्रेस, ना कोई इस तरीके के बयान है। नहीं, इनमें हमारे जिला अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, उन्होंने काफ़ी जो है इसको लेकर बात भी अपनी रखी है समय समय पर, ऐसा नहीं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे बीजेपी का मैं सर्वे डेरी पे जा रहा हूँ, उन्होंने कहना है कि हम जाने में लेट हो गए, रास्ते में जाम मिला, जबकि टाइम तो सबको पता था कितने बजे। तो इसमें कोई साजिश है, खुद चला के उन्होंने ऐसा ही किया, लेट हुए? देखिए, जब वोट इनको डालने ही थे तो ज़रूरी था कि 1 बजे ही जाएंगे। जब मेरे हिसाब से 11 बजे से वोटिंग शुरू थी या 10 बजे से शुरू थी तो पहले चले जा सकते थे। ये तो कहीं होटल में ही तो रुके हुए थे, वहीं से तो आना था, कोई घर से थोड़ी आए थे। ये सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं। फिर ये तो दिखाना चाह रहे कि बिल्कुल फेयरली चुनाव हो रहा है। ये सबको पता है, जब से बीजेपी आई है कितने चुनाव फेयर हो रहे हैं। वोट चोरी करके जो लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, राहुल गांधी जी ने सबूत दिया कर्नाटक के अंदर महादेवपुरा सीट का, जहां 1 लाख वोटों के अंदर फर्जीवाड़ा था। दूसरा, कर्नाटक का ही जो दूसरा अलांत करके जो ज़िला है, वहाँ का दिया 6000 से अधिक वोट काटे गए। लेकिन आपका कांग्रेस का विधायक है सर वहाँ से। हाँ, हमारा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं जीता है वही तो बात है। ये बीजेपी की भाषा है। नहीं, भाषा नहीं, राहुल गांधी जी ये नहीं कह रहे। अगर कोई सवाल कर रहा है तो बीजेपी की भाषा हो गई। हाँ, बीजेपी के लोग भी यही तो पूछ रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस जीत गई। दुनिया पूछ रही है सर, कांग्रेस जीत गई तो सवाल क्यों उठा रहे हैं? बात ये है
बात मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस हारी है या कांग्रेस जीती है, मैं तो ये कह रहा हूँ राहुल गांधी जी ने जो बताया कि वोट फर्जी तरीके से काटे गए हैं, इनका कहना है अगर कांग्रेस जीती तो सवाल ही क्यों उठा फिर? हो सकता है ज़्यादा वोट से जीतती। बात हार का या जीत का नहीं है, बात सिस्टम की है। जब नियम है कि कोई दूसरा आदमी वोट नहीं कटा सकता तो वोट कैसे कट रहा है? सर सिस्टम सुबह 4 बजे वाले मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया, क्यों कर दिया सर कांग्रेस ने? हाँ कर दिया, कांग्रेस कार्रवाई करती उसने है। तो बल्कि सही कहा था, कांग्रेस सरकार से सलाह तो लेते इस सिस्टम पर बात करने के लिए। कांग्रेस फिर वही बात है भाई, मैं यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस हारी हो चाहे जीती हो, राहुल गांधी जी ने जो 6000 से अधिक वोट काटने की बात बताई है वो सही कटे गलत कटे? मंत्री को गलत सिस्टम पे सवाल उठाने के लिए मंत्री को गलत बर्खास्त किया, सही बर्खास्त किया। मतलब सवाल उठाना नहीं चाहिए था। नहीं, राहुल गांधी ने कह दिया जो सही है। हाँ सही कह दिया ना, राहुल गांधी ने कहा है, सही कहा है। कांग्रेस की है सरकार, तो कांग्रेस की है, मतदाता सूची उन्हीं की है, सबकी उन्हीं की है। कांग्रेस की सरकार की बात नहीं है, फिर वही बात है भाई। अब इसको जो गुमराह करते हो आप, गुमराह नहीं कर रहे सर, मैं तो अपनी जिज्ञासा। आप पूछो, अब मैं मेरे को बोलने दो, फिर आप पूछो अब। नहीं, जिन 6000 वोटों की आप बात कर रहे हैं, हाँ। क्या चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की थी उस समय? हाँ वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो 6000 वोट काटे गए वो नियम विरुद्ध काटे गए हैं। राहुल गांधी जी यही तो पूछ रहे हैं 6000 वोट किसने काटे हैं, किसकी आईडी से कटे हैं, कौन सा उसका आईपी एड्रेस है, सुबह 4 बजे किसने काटे, क्यों काटे, यही तो पूछ रहे हैं। आप चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि भाई राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो गलत कहा है, या तो ये कहें वो तो कहते नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऐसे वोट ही नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ऐसे वोट नहीं कर सकते, और यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसे वोट नहीं कर सकते पर कटे हैं। तो कटे हैं तो क्यों कटे हैं, किसने काटे हैं, किस मोबाइल से कटे हैं, किस आईपी एड्रेस से कटे हैं? वो सारे जो मोबाइल नंबर हैं वो कर्नाटक से बाहर के हैं। तो ये तो जांच होनी चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो बीजेपी का पेट नहीं दुखना चाहिए, चुनाव आयोग का भी नहीं दुखना चाहिए। अदालत भी तो जा सकते हैं आप। अदालत गए हुए हैं, केस चल रहा है वहाँ। वहाँ की कर्नाटक के जो बीएलओ थी उसके परिवार का ही वोट कट गया था, तब बीएलओ ने पूरी जानकारी की और जहाँ से नाम कटे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, और उसकी जांच वहाँ की सीआईडी भी कर रही है। सीआईडी 18 लेटर लिख चुकी है चुनाव आयोग को कि हमें इसकी जानकारी दीजिए कि ये नंबर कौन से हैं जिनसे वोटों को काटा गया है। अब वही चुनाव आयोग नहीं बताए तो फिर बताओ सर। पिछली बार आप ये तो मीडिया को पूछना चाहिए चुनाव आयोग से। मैं फिर कहना चाहूँगा, 1 मिनट लूँगा इसमें, मीडिया पूछे चुनाव आयोग से कि ये राहुल गांधी जी ने जो कहा है ये सही कहा है गलत कहा है। अगर सही में वो वोट कटे हैं तो किसके कहने से कटे हैं, ये तो जांच करे सरकार, चुनाव आयोग जांच करे। सर पिछले दिनों कांग्रेस का स्वरूप विलास में सम्मेलन था, आप भी उस जगह थे। भंवर साहब ने एक बयान दिया कि भिवाड़ी में एक सोसाइटी में बिना बिजली कनेक्शन के वोट पड़े। अब वो सुबह छोड़ के दूर हो गए, उसके बाद ना तो कोई जवाब आया। तो ये क्या मतलब क्या बताना चाह रहे थे कि आगे इसको बहुत ही जल्दी हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोगों के बीच में बैठेंगे। 10 दिन हो गए सर उस चीज को, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भंवर साहब अभी आसाम गए हुए हैं, आते ही करवाएंगे आप। ललित यादव भी बोल रहे हैं 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुआ। क्या मानते हैं? हम तो कह रहे हैं अलवर में भी कि अलवर, कोटा, जयपुर ग्रामीण, इन जगहों पे जो है वोट चोरी हुई है। कोई आधार होता है या ऐसे कुछ भी कह दो? नहीं, आधार दे रहे ना। अलवर का क्या आधार? देखिए 90% से ज्यादा पोलिंग सबकी जांच करवा लो, मेवात में तो पता चल जाएगा सर। अलवर की भी बताएंगे हम। बात देखिए फिर, क्योंकि जो मुख्य बात है मैं फिर उसी बात पे आना चाहूँगा। आधार राहुल गांधी जी ले आए ना। राहुल गांधी जी ने 1 लाख फर्जी वोट बताए, एक मकान में 800 लोग बताए, एक बाप की कई औलाद बता दी, एक ही घर में कई धर्मों के आदमी बता दिए, 100 साल से ऊपर की महिला फर्स्ट वोटर बता दी, एक नाम के कई आदमी बता दिए हजारों। तो इसके बाद क्या बचता है? सर आश्रम में फर्जी वोट जुड़ रहे हैं वो बता दिया,
फर्जी कट रहे हैं वो बता दिया। अब जांच तो चुनाव आयोग को करनी चाहिए। बीजेपी के ही वोटर थे क्या सर सारे? अभी काम तो चुनाव आयोग का है। कब जुड़े थे नाम? किस अब वही तो चाह रहे हैं हम एफिडेविट देते भाई, वही तो बात है, क्यों दे दें बीजेपी की बात नहीं बीजेपी की बात सवाल है। करने के बाद एफिडेविट सवाल मैं इसका जवाब देता हूँ, जवाब दे रहा हूँ। एफिडेविट अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसका क्या किया इन लोगों ने? ये एफिडेविट सिर्फ इस चीज़ के लिए मांग रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो 1 लाख वोट चोरी का आरोप लगाया है, अगर उसमें 90,000 भी सही पाए जाते हैं और 10,000 गलत हैं तो उसके आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें। क्यों कर दें? राहुल गांधी एलओपी है लोकसभा के अंदर, वो जो बात रख रहा है, चुनाव आयोग का काम राहुल गांधी कर रहा है, तो चुनाव आयोग की तो मदद ही कर रहे हैं वो। तो उस चीज़ का तो चुनाव आयोग को बुरा क्यों मानना है? जांच करनी चाहिए। जांच करनी चाहिए भाई। जो आरोप लगाए हैं, मैं तो फिर कहता हूं, चुनाव आयोग को अब तक तो बता देना चाहिए था कि राहुल गांधी जी ने जो 1 लाख वोट का आरोप लगाया उसकी हकीकत ये है, और 6,500 वोट का आरोप लगाया उसकी हकीकत ये है। पर क्यों नहीं बताता? क्योंकि चुनाव आयोग खुद बिका हुआ है, मिला हुआ है, बीजेपी का काम कर रहा है एजेंट के रूप में। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो सब निर्वाचन विभाग तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। क्या करता है? क्या करता है? वो सारी चीज अब आप बताओ, ये तो मीडिया के साथ ही बताएं। सब चीज मीडिया पे ही आ रही है सर। नहीं, देखिए ये तो फिर मैं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग ये जवाब देता है कि राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, तो वो प्रूफ साबित करे ना। जब राहुल गांधी प्रूफ के साथ बोल रहा है, चुनाव आयोग भी प्रूफ के साथ बोले। कोर्ट में सबूतों के साथ ही चले जाए। कौन कोर्ट में लड़ेगा? चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग में मीडिया को चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जब चुनाव आयोग कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता और राहुल गांधी कह रहा है ऐसा हो सकता है, तो फिर चुनाव आयोग को साबित करना चाहिए। गांधी जी का एक बयान आया था जब अभी सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी, उसमें कहा था कि निर्वाचन आयोग में भी हमारे आदमी हैं। हाँ, फिर अंदर से सूचनाएं मिलने लगी। फिर ये क्या मतलब हुआ कि निर्वाचन आयोग कौन है? फिर एक आदमी अकेला निर्वाचन आयोग थोड़ी है सर। नहीं, जो वही है, जो मुखिया है वही चुनाव आयोग जो है, आयोग का जो हेड है। कौन से हो गए सर? वो तो नीचे एलडीसी भी हो सकता है, यूडीसी भी हो सकता है। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव, वहाँ भी वोट चोरी, वो तो अलग मामला है। बस बोल दीजिए उसमें। आपकी पार्टी के पूर्व नेता शरद पवार नई पार्टी में उनकी बेटी ने कल एक बयान दिया आरक्षण को लेकर, आप कितना सहमत है? मैंने सुना ही नहीं भाई। उन्होंने कहा कि अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है आरक्षण की, अभी तो है आवश्यकता। वो गलत बोल रही है मतलब? उनकी तो वो जाने, मैं मेरी बात कह रहा हूँ। अभी तो आवश्यकता आरक्षण की, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो आज भी दलितों के साथ, ओबीसी के साथ और एसटी के साथ, आदिवासियों के साथ, सबके साथ जो हालात हैं आप देखिए, आप उनका सर्वे कराइए।